Hello everyone, this is Sunil Juni physicist and welcome back at my YouTube channel TMBB Physics Classes। पिछले लेक्चर में अपन ने गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र बनाया था एंड इस लेक्चर में अपन स्टार्टिंग में लेंस के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो के एंड के अंदर अपन लेंस मेकर फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर से कोरिलेटेड है, तो जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो वो प्लीज़ पिछला लेक्चर पहले देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट्स। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है अपना लेंस। तो लेंस क्या होता है भाई? लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा होता है? पारदर्शी और समांगी मीडियम होता है। ठीक है, जिसकी दो अपवर्तक सतह होती है। कितनी अपवर्तक सतह होती है? दो। ठीक है, और दो जो अपवर्तक सतह हैं उनकी आकार के बारे में बात करें तो दोनों अपवर्तक सतहों में से कम एक सतह गोलीय या वक्रीय होनी चाहिए। दोनों सतह ही वक्रीय हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक सतह कैसी होनी चाहिए? वक्रीय या फिर गोलीय होनी चाहिए। दूसरी सतह भले ही वक्रीय हो या ना हो या फिर समतल हो। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? लेंस। लेंस एक समांगी पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, और इसका जो अपवर्तनांक होता है, जिसका भी अपन ने सेपरेट वीडियो बना रखा है, अपवर्तनांक क्या होता है, तो लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो इसके आसपास के जो माध्यम होता है जिसमें लेंस रखा जाता है उसके अपवर्तनांक से भिन्न होना चाहिए। अब कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अधिकतर अपन ज्यादा अपवर्तनांक वाला ही सिचुएशन पढ़ते हैं जिसमें लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और आसपास के वातावरण के अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए, तो अब लेंस की परिभाषा लिख लेते हैं अपन। दो, ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी समांगी माध्यम जिसकी कम से कम एक सतह कैसी होनी चाहिए? वक्रीय होनी चाहिए। वक्रीय का मतलब गोलीय होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक तो गोलीय होनी ही चाहिए। ठीक है, वो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में और बता देता हूँ कि लेंस के जो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है वो आसपास के माध्यम से क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। तो इसमें पॉइंट आ जाएगा, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक आस पास के माध्यम से भिन्न होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मीडियम का अपवर्तनांक भी n हो और लेंस के पदार्थ का भी अपवर्तनांक n हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो लेंस वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास लेंस के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं, देखो कितनी सतह इसमें बताइए अपन ने? दो अपवर्तक सतह बताइए। दो अपवर्तक सतह है तो देखो जरा इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। मान ले मेरे पास दो कांच के गोले हो, खोखले। ठीक है, एक गोला ये हो और दूसरा गोला कुछ मैंने इस तरीके से ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ये पार्टीशन दिख रहा है आपको, यहां से लेकर यहां तक का, ये आपके पास लेंस की भांति काम करता है। तो इसमें देखो कितने गोलों की आवश्यकता पड़ी थी? दो गोलों की आवश्यकता पड़ी है। तो दो गोलों के सेंटर भी दो होंगे। इसका मान ले C1 बोल दूं इधर वाले का, है ना, और इधर बोल दूं C2। ठीक है, तो यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, यानी दो वक्रता केंद्र हो गए। अब जब दो वक्रता केंद्र होंगे तो दो इनके क्या होंगे? फोकस बिंदु होंगे। ठीक है, और दो ही इनके ध्रुव होंगे, P1 और इधर हो जाएगा P2। जबकि इनका जो पूरा लेंस बना ये वाला मीडियम, इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको बोला जाता है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, वो एक अकेला होता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज दो है? तीन चीजें दो है। क्या क्या? वक्रता केंद्र दो, फोकस बिंदु दो, और ध्रुव इनके क्या हो जाएंगे? दो। पहली सतह का अलग ध्रुव होगा, दूसरी सतह का अलग। अच्छा, पहली सतह कौन सी होती है? जिस सतह से प्रकाश एंटर करता है वो कहलाती है प्रथम सतह। ठीक है, क्या कहलाएगी भाई? प्रथम सतह कहलाएगी। और जिधर से प्रकाश निकलता है वो कहलाएगी द्वितीय सतह। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये जो पहली सतह है इसकी वक्रता त्रिज्या भी इधर होगी। ठीक है, तो इधर R1 हो जाएगा और इस दूसरी सतह की वक्रता त्रिज्या इधर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तक राइट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इस लेंस के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। पहले ये राइट डाउन कर लीजिए, अब मैं मिटा देता हूं इसको।
जो लेंस होता है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, यानी लेंस 2 प्रकार के होते हैं, जो आपने छोटी कक्षा यानी 10th में भी पढ़ रखा है। लेंस के पार्टीशन में लेंस होते हैं 2 टाइप्स के, ठीक है। पहला जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको दूसरा अपन अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिसारी लेंस, कन्वर्जेंट लेंस, ठीक है भाई। तो ये पहला लेंस हो गया अभिसारी या फिर उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। और दूसरा जो लेंस है वो आपने पढ़ रखा है अवतल लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस, यहां ध्यान रखना मिरर और लेंस डिफरेंट है, ठीक है। इसको बोला जाता है अपसारी लेंस, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्जेंट, ठीक। तो ये 2 टाइप के हो गए, जनरली लेंस के 2 टाइप हो गए, ठीक है। अब ये जो खुद लेंस है वो खुद आगे टाइप्स में होते हैं, तो उससे पहले इनका डायग्राम में बता देता हूं आपको। तो देखो उत्तल लेंस क्या होता है? ऊ का मतलब उभरा हुआ। अब उभरा हुआ कहां से होगा? बीच में से, ध्यान रखना। ऐसा लेंस जो बीच में से तो मोटा हो, उभरा हुआ हो और किनारे जिसके पतले हो, जैसा कि डायग्राम में मैंने बता रखा आपको, फोटो भी बता रखी है आपको। तो देखो उत्तल लेंस कैसा होगा भाई? इस तरीके से होगा। ये उत्तल लेंस है आपके पास, ये देखो बीच में से कैसा है? मोटा है, और किनारों से कैसा है? पतला है, ठीक है। तो परिभाषा आप ऐसे लिख लेना, वह लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला हो, ठीक है भाई। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और अवतल की बात करें तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, बीच में से तो होगा पतला और किनारों से होगा मोटा। तो आपको कुछ इस तरीके से डिजाइन मिलेगी। ये बीच में से पतला हो गया और ये किनारों से कैसा हो गया भाई? मोटा। ये किनारों से मोटा हो गया, बीच में से पतला, ठीक। अब इसके और आगे पार्टीशन है। तो ये दोनों लेंस खुद 4 टाइप्स में बटे हुए हैं। तो चारों टाइप्स आप फटाफट से देख लो। चारों टाइप्स इनके देख लेते हैं अपन। तो डायग्राम से आपको इसके नाम बनाएंगे अपन, ठीक है। तो मैं 4 डायग्राम बना देता हूं पहले आपके लिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये किस प्रकार का लेंस है। अभी मैं बता देंगे अपन अलग से इसको कि क्या क्या नाम है इनके। पहले एक बार के लिए इनका डायग्राम बना देता हूं मैं। तो चलिए देखो, ये लेंस और ये लेंस, ये दोनों नीचे वाले दोनों लेंस और ये लेंस आपको सेम नजर आ रहा है। वैसे सेम है बट इनमें देखो क्या फर्क है। ये भी उत्तल पृष्ठ है, ये भी उत्तल पृष्ठ है, ठीक है। लेकिन इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या कितनी है? R2। मतलब इन दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं भिन्न भिन्न है, ठीक है। बाकी है दोनों के दोनों ही उत्तल। तो इसमें दोनों ही उत्तल है। तो उभयनिष्ठ आपने एक शब्द लिया, कॉमन इंग्लिश में बोलते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब जो कॉमन हो कोई चीज। तो ये भी देखो उत्तल है और ये भी उत्तल, तो उत्तल कॉमन है इसमें, तो इसको बोलेंगे उभयोत्तल। क्या बोला जाएगा? उभयोत्तल। तो उभयोत्तल, ठीक है भाई। अब बात करेंगे सर यहां पर भी तो दोनों सेम है, यहां पर भी ये उत्तल है, ये उत्तल है, बट इनमें देखिए जरा गौर से, तो इसकी भी त्रिज्या R है और इसकी भी त्रिज्या R है, यानी इन दोनों की त्रिज्याएं समान है। तो इसे बोला जाता है समोत्तल, समधनुत्तल, समोत्तल, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट है। आपके एनसीईआरटी में 3 टाइप के बताते हैं, लेकिन रियल में ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पृष्ठ आपको कैसा दिख रहा है? समतल दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी इन्फिनिटी है आपके पास, वक्रता त्रिज्याएं इन्फिनिटी होती है समतल की। तो ये हो गया समतल और उत्तल है, तो समतलोत्तल, तो समतलोत्तल, ठीक है भाई। और इसकी बात करें तो इसमें देखो ये पहला पृष्ठ अवतल हो गया, दूसरा वाला कैसा हो गया? उत्तल। तो अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, ठीक है भाई।
पहला शब्द आ गया अवतल और फिर आ गया उत्तल, तो दोनों को मिक्स कर दिया तो अवतलोत्तल। क्लियर? ठीक है, इनकी R1 R2 दोनों भिन्न भिन्न है, यहाँ कोई ना कोई R होगा, इसकी इन्फिनिटी होगी। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि समतलोत्तल में जो समतल पृष्ठ होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो इन्फिनिटी। या फिर समोत्तल दे दिया आपको और बोल दिया वक्रता त्रिज्याओं में संबंध बताइए, तो दोनों कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, अब सेम टू सेम इसी के टाइप से यहाँ हो जाएगा। इसमें देखो दोनों उभयनिष्ठ है लेकिन वक्रता त्रिज्या अलग अलग है, तो इसका नाम हो जाएगा उभयो अवतल। तो उभयावतल, उभयावतल। ठीक है, उभयावतल यानी उभय धन अवतल, उभयावतल। ठीक है, यहां बात करें तो दोनों सम, तो समअवतल, समअवतल, तो समावतल, समावतल बोल देंगे इसको। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो पहला पृष्ठ कैसा हो गया, समतल हो गया, तो समतलावतल, समतलावतल। ठीक है, और इसकी बात करेंगे पहला पृष्ठ उभरा हुआ पृष्ठ है, तो ये आपके पास उत्तलो अवतल हो गया, उत्तलो या उत्तलावतल, उत्तलावतल। ये उत्तलावतल है, ये अवतलोत्तल है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है, ध्यान रखना। इसका मुंह इस साइड होगा, उसका मुंह उस साइड में, दोनों की त्रिज्या भिन्न भिन्न है। तो ये आप छाप लीजिए फटाफट से। चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं अब। तो अपन ने लेंस पढ़ लिया, लेंस की परिभाषा पढ़ ली थी, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक देखा था कि भिन्न होता है पास पास के माध्यम से। ठीक है, फिर लेंस के टाइप्स पढ़ लिए, उत्तल और अवतल होते हैं, उत्तल को अभिसारी बोला जाता है, अवतल को अपसारी बोला जाता है। ठीक है, अब अपन ने वहां पर बात बताई थी आपको कि जो लेंस होता है उसमें दो वक्रता त्रिज्याएं होती है, दो फोकस बिंदु होते हैं और दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो यहां बात करेंगे फोकस बिंदुओं के बारे में। तो फोकस बिंदु दो कौन कौन से होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या क्या होती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं लेंस के लिए फोकस बिंदु। लेंस के लिए फोकस बिंदु, तो कौन कौन से फोकस बिंदु होते देखते हैं। तो दो फोकस होते हैं, एक तो होता है प्रथम फोकस, प्रथम फोकस बिंदु, फर्स्ट फोकल पॉइंट। ठीक है, दूसरा होता है द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु। और जो द्वितीय फोकस बिंदु होता है उसको मुख्य फोकस भी बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस। ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहां से याद रखनी है। ठीक है भाई, तो मैं उत्तल लेंस के लिए बता देता हूं, फिर आप अवतल के लिए भी चेक कर सकते हो। तो ये मान ले एक उत्तल, चलो अवतल और उत्तल दोनों के लिए देख लेते हैं। यहां उत्तल ले लिया अपन, सेम टू सेम यहां दोनों में देख लेते हैं। ये उत्तल हो गया, ये आपके पास अवतल हो गया। ठीक है, ये इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर यहां हो गया। ठीक है, ये हम सब जानते हैं मुख्य अक्ष होती है दोनों सिचुएशन में। अब बात करते हैं सर प्रथम फोकस क्या होता है। तो देखो, केवल फोकस की बात करें तो अपन ने दर्पण के बारे में जब जिक्र किया था तो वहां केवल फोकस पॉइंट की परिभाषा देखी थी। तो फोकस बिंदु बेसिकली क्या होता है कि प्रकाश की जो समांतर किरणें आती है वो परावर्तन के बाद, वहां बात कर रहे थे, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है वो फोकस पॉइंट है। अब यहां पर चूंकि अपवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो प्रथम फोकस होता है वो क्या होता है, मुख्य अक्ष का वह बिंदु होता है। मुख्य अक्ष का क्या है, वह बिंदु है जिस पर अगर बिंब रख दे तो उससे जो प्रकाश की किरणें आएगी वो इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो जानी चाहिए, समांतर हो जानी चाहिए। क्या बोला मैंने, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो जानी चाहिए, समांतर हो जानी चाहिए। तो वो बिंदु क्या कहलाता है, प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। तो चलिए देखिए, इस लेंस की बात करते हैं उत्तल की। तो उत्तल का काम होता है इकट्ठा करने का, क्योंकि अभिसारी लेंस है। तो अगर मैं बोलूं कि यहां कहीं मैं एक बिंदु ले लूं, मैं बोल दूं भाई ये बिंदु सपोज कर लीजिए क्या है भाई, प्रथम फोकस है। तो क्या होगा भाई, मैंने क्या बोला कि इससे जो प्रकाश की किरणें इस लेंस पर जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जानी चाहिए, इस मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए, तब तो ये क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस कहलाएगा। तो देखिए यहां से अगर मैं प्रकाश की किरणें भेजूं तो देखो कुछ फैलती हुई नजर आएगी प्रकाश की किरणें, देखो ये।
तो ये दोनों प्रकाश की किरणें फैल रही है और इस लेंस का काम होता है इकट्ठी करने का। तो ये इन फैलती हुई किरणों को क्या कर लेगा, इकट्ठा करेगा। तो इकट्ठा करेगा तो कुछ इस तरीके से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी भाई, समांतर हो जाएगी। तो यही मैंने बोला कि जहां से प्रकाश की किरणें आ रही है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो वो बिंदु क्या कहलाता है, प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। इसको लिखा जाता है F1। F फोकस से डिनोट करते हैं F को, और 1 हो गया प्रथम के लिए। ठीक है भाई। अब बात करते हैं अवतल लेंस के लिए। इसका काम होता है फैलाने का। तो अगर मैं यहां पर सपोज कर लीजिए एक बिंदु और दूर ये प्रकाश की किरणें ऐसे भेजूं, तो ये तो और फैला देगा उनको, और जब और फैला देगा तो ये तो समांतर कभी नहीं होने वाली। तो इसके लिए सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी भाई, ये फैलाएगा तो अगर मैं बोलूं पहले अभिसरित करते हुए लाऊं इस पर, यानी इकट्ठी करते हुए लेकर आ रहा हूं, तो ये फैला देगा उसको। तो मैं इन पर प्रकाश की किरणें इकट्ठी होती हुई लेकर आऊंगा, यानी अभिसरित होती हुई लेकर आऊंगा। तो फिर ये इनको क्या करेगा, फैलाएगा। तो फैलाएगा तो समांतर हो जाएगी कुछ इस तरीके से। देख जरा, मान ली ये प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है दो, तो ये देखो खुद इकट्ठी होती हुई आ रही है। ठीक है। तो अब इसको क्या करेगा, ये फैलाएगा। अगर ये लेंस नहीं होता तो ऐसे जाती है, कैसे जाती, इस तरीके से। ठीक है। अगर ये लेंस नहीं होता तो इस तरीके से जाती, यहां पर मिलती हुई नजर आती है अपने को। लेकिन लेंस है तो इसकी वजह से इकट्ठी हो जाएगी, सॉरी फैलेगी, और फैलने की वजह से मुख्य अक्ष कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो देखो बात करते हैं कि ये बिंदु ऐसा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है ये बिंदु की जैसे यहां से प्रकाश की किरणें आ रही है और मुख्य अक्ष की समांतर हो जा रही है। ठीक है। तो इसका ये प्रथम फोकस इधर हो गया, F1 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो अवतल लेंस के लिए फोकस पॉइंट, जो प्रथम फोकस पॉइंट है वो दाईं ओर होता है और उत्तल के लिए बाईं ओर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीय फोकस की, जो कि मेन आपका फोकस पॉइंट है। इसी से आपकी फोकस दूरी डिफाइन होगी, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये क्या होगा कि अगर प्रकाश इसका उल्टा कर दे, यहां पर देखो प्रकाश आया था समांतर हुआ था, इसका उल्टा कर दे, समांतर अगर प्रकाश आ जाए तो वो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है वो बिंदु कहलाएगा आपका द्वितीय फोकस या फिर मुख्य फोकस। ठीक है। तो यहां पर देखो प्रकाश की समांतर किरणें लेकर आनी है आपको। तो ये प्रकाश की दो समांतर किरणें लेकर आया मैं। इस लेंस का काम होता है इकट्ठा कर देगा। तो ये इन दोनों प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करेगा, तो ये दोनों किरणें कुछ इस जगह पर मिलती हुई नजर आएगी। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, द्वितीय फोकस, जिसको F2 से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। ठीक है। और जो F2 होता है वही मुख्य फोकस होता है, ध्यान रखना। ठीक है। और मुख्य फोकस जो होता है उसी से अपन फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ डिफाइन करेंगे। अभी इसके जस्ट बाद में वही डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो समझ में आया। देखो समांतर आई तो जिस बिंदु पर मिली वो कहलाएगा द्वितीय फोकस। अब इसकी बात करते हैं, यहां पर भी समांतर लेकर आओ। ये ले भाई, ये दो प्रकाश की किरणें समांतर आ गई। इसका काम क्या होता है लेंस का, फैलाने का। तो ये तो कभी इकट्ठी नहीं करेगा इनको, तो फैलाएगा, तो फैलाने दो। तो ये किरणों को इस तरीके से फैला दिया मान ले। ठीक है। तो इस तरीके से फैल गई, तो इनको पीछे की तरफ बढ़ाओ आप। तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये यहां से आती हुई नजर आ रही है, और इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो भी यहां से। तो इस जगह पर आपका इसका द्वितीय फोकस बिंदु आ गया। ठीक है। तो देखो समांतर आई और अपवर्तन के पास जिस बिंदु पर मिली या मिलती हुई नजर आई वो बिंदु क्या कहलाता है तुम्हारे पास, द्वितीय फोकस बिंदु। ठीक है। तो इसकी परिभाषा मैं यहां लिख देता हूं, फिर उसकी उधर लिख देता हूं। तो क्या हो जाएगा, वह बिंदु जहां से आने वाला प्रकाश कौन सी घटना के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, जहां से आने वाला प्रकाश अपवर्तन के पश्चात किसके समांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक है। तो वो बिंदु क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। और इसकी बात करते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला प्रकाश अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ नजर आता है। तो यहां परिभाषा लिख सकता हूं इसकी मैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है वो बिंदु क्या कहलाता है तुम्हारे पास,
वो बिंदु कहलाता है तुम्हारे पास द्वितीय फोकस, या फिर इसको बोला जाता है मुख्य फोकस। अब बात करते हैं सर फोकस दूरी किसके रिगार्डिंग, लेंस के रिगार्डिंग। तो यहां मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ठीक है, ताकि आपका इसी में पूरा कवर हो जाए। तो फोकस दूरी स्मॉल एफ से लिखा जाता है, सबको पता है। फोकस दूरी रियल में क्या होती है, देखो दर्पण की बात करते तो एक ही फोकस था और एक आपके पास ध्रुव था, तो ध्रुव से फोकस की बिंदु के बीच की दूरी थी। लेकिन यहाँ तो अपने पास फोकस दूरी क्या होती है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस के मध्य की दूरी, ठीक है, याद रखना। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर यानी O से F2 के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी है जो आपको दिख रही है, वो आपके पास होती है मुख्य फोकस दूरी। हालांकि ये दूरी और अगर बात करें द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस की दूरी, दोनों ही बराबर होती है, लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपके पास जो O से F2 के बीच की दूरी होती है उसे माना जाता है फोकस दूरी। तो मैं यहां लिख सकता हूं O से F2 के मध्य की दूरी, ये आपके पास दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। चलिए अब देखिए, इसका F2 उधर होता है, इसका F1 इधर होता है, तो इसका इधर लिख सकता हूं मैं F2 और इसमें इधर क्या लिख सकता हूं मैं F2, सेम टू सेम। इसका इधर हो जाएगा F1 और इसका इधर हो जाएगा F1, ठीक है भाई। तो बात करते हैं उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस के लिए उत्तल, ठीक है, और इधर लिख लेता हूं मैं अवतल। तो दोनों के लिए देखते हैं अपन। तो उत्तल के लिए देख, उत्तल के लिए F2 किधर है भाई, रेड वाला उधर है, तो उधर नापी गई दूरी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो उत्तल लेंस के लिए आपके पास F कैसा आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक, याद रखना यहां से। और अवतल की बात करें तो अवतल के लिए F2 किधर है, इस साइड में है, तो इधर नापोगे दूरी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी आती है, ऋणात्मक आती है, याद रखना। तो यहां मैं डिजाइन में बना सकता हूं, ये स्मॉल f यहां लिख देता हूं, ठीक है, और इसका स्मॉल f यहां लिख देता हूं। तो ये आप पूरा राइट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद में अपन पतले लेंस लेंगे और पतले लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब अपन देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, या फिर बोल सकते हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। ये डेरिवेशन डायरेक्ट आपके 4 नंबर का पूछा जा सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या लेना है, मैंने एक पतला लेंस लेना है। कैसा लेंस लेना है, पतला, यानी बहुत ही, जिसकी जो थिकनेस है बहुत कम हो, ठीक है। और इसका जो द्वारक लेना है वो भी बहुत छोटा लेना है। तो दो चीजें आपको याद रखनी, छोटा द्वारक और पतला लेंस, ठीक है। तो ये लेंस का नाम मैंने दे दिया AB, ठीक है। तो इसकी 2 सतह हैं, प्रथम सतह और इधर वाली होगी द्वितीय सतह। प्रथम सतह का ये जो बिंदु है इसको ध्रुव बिंदु बोल सकते हैं P1, और दूसरी सतह के ध्रुव बिंदु को बोलते हैं P2, ठीक है। और इस पूरे लेंस का जो बीच का केंद्र होता है उसे बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर, और इसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर, छोटे वाले O से, ठीक है। तो ये अपना लेंस ले लिया, क्या क्या लिया भाई, पतला लेंस है, ठीक है, और द्वारक बहुत ही छोटा है, ठीक है। नाम क्या है लेंस का, AB है। प्रथम सतह का जो आपके पास ध्रुव है वो P1 हो जाएगा, दूसरी सतह का ध्रुव हो गया P2। इसी प्रकार देखो प्रथम सतह ये वाली है, ठीक है। तो ये भी एक गोले का भाग ही है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं पर आ जाएगा, तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ठीक है, इस प्रथम सतह के लिए। इसी प्रकार जो द्वितीय सतह है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं ना होगा, इसको नाम दे देता हूं मैं C2, क्लियर। तो ये C1 एंड C2 क्या हो गए, इनके वक्रता केंद्र हो गए। किस किस के, C1 तो वह प्रथम सतह का और C2 हो गया द्वितीय सतह का, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसके सम्मुख कोई बिंदु पर आपको बिंब रखना है और इससे क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है अपवर्तन के नियम से, ठीक है। और उसके आधार पर फिर आपको लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसके सामने एक बिंब रख देता हूं, आपके पास एक बिंब रख दिया मैंने इस जगह पर, जिसको नाम दे दिया कैपिटल O से। ये बिंब है तुम्हारे पास, ठीक है। अब इसका तुम्हें क्या बनाना है, इस तरफ प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब यहां पर 2 सतहों से अपवर्तन के आधार पर समझाया जाएगा। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट प्रतिबिंब बना के बता देता हूं। तो इसके लिए एक प्रकाश की किरण देखो, ये डॉटेड लाइन में बना देता हूं यहां, जो इस लेंस को 2 बराबर भागों में बांट रही है। पतला लेंस से ध्यान रखना। तो एक प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से गई, ठीक है। तो देखो ये जो प्रथम सतह है इससे अपवर्तन के कारण कुछ विचलित होगी, तो कुछ विचलित होकर, और अगर द्वितीय सतह नहीं होती तो कैसे जाती भाई, ये इस तरीके से जाती है,
ये जाकर यहाँ कहीं पर मिलती, एक सतह देखो एक प्रकाश की किरण यहाँ से बिना विचलित वैसे भी निकल जाती, तो इस जगह दोनों किरणें मिलती, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बन गया आई डैश। ये बना प्रथम सतह के कारण। अभी दूसरे को भूल जाओ आप, केवल प्रथम सतह होती तो इस तरीके से प्रकाश की किरण जाती है ऐसे, ठीक है भाई। ये मैंने एरो का निशान भी बना दिया है। तो ये दोनों प्रकाश की किरण जहां मिलती वहां इसका इमेज बन जाता प्रथम सतह के लिए। अब चूंकि केवल प्रथम सतह नहीं है, दूसरी भी है, तो यहां से अपवर्तन हुआ, फिर जैसे ही दूसरी से वापस बाहर निकलेगा तो देखो इधर वायु आ गया तुम्हारे पास, इधर भी वायु था, ठीक है, और यहां पदार्थ हो गया, जहां मान लीजिए पदार्थ का अपवर्तनांक है N2, ठीक है, और वायु का अपवर्तनांक हो गया N1, इधर वापस वायु आ गई, इसका अपवर्तनांक हो गया N1, ठीक है भाई। पदार्थ का अपवर्तनांक कितना लिया मैंने, N2, यहां अलग से लिख देता हूं N2, ये पदार्थ का अपवर्तनांक है, ठीक। तो देखो अब जैसे ही वापस वायु में एंटर करेगी तो यहां पर और विचलित होगी, कब, जब दूसरी सतह की बात करेंगे तो यहां पर कुछ और विचलित हो जाएगी, तो प्रकाश की किरण इस जगह पर देखो इस तरीके से यहां पर और विचलित होकर और यहां मिलेगी, और यहां मिलेगी, तो इसका परिणामी इमेज या परिणामी जो प्रतिबिंब है वो आई पर बनेगा इस तरीके से। तो देखिए यहां पर अपवर्तन की घटना दो बार हो रही है, एक बार वायु से कांच के अंदर और एक बार कांच से पुनः वायु के अंदर, और उस दो बार अपवर्तन के कारण परिणामी इमेज आपके यहां पर बन रहा है, ये वाला, ये परिणामी बिंब है, परिणामी प्रतिबिंब, ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब बना आई डैश, वो आपके पास पहली सतह के लिए बना है, जो कि दूसरी सतह के लिए किसकी भांति काम कर रहा है, आभासी बिंब की भांति काम कर रहा है, आभासी बिंब है ये, ठीक है भाई। तो अब इसको अपन डिटेल से अलग अलग पढ़ लेते हैं, यानी पहले सतह के लिए अलग देखेंगे अपवर्तन और दूसरी सतह के लिए अलग अपवर्तन देखते हैं, फिर अपन उसके लिए डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो मैं अलग से इसका डायग्राम पहली सतह के लिए बनाता हूं। पहली सतह का नाम क्या है, AP1B, AP1B यहां बना देता हूं इस तरीके से, ये ले भाई, ये A हो गया, ये मान ले इसका P1 हो गया, और ये हो गया इसका B, ठीक है भाई, AP1B इस तरीके से, ठीक है। इधर इसका मान ले सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C1, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, कैपिटल O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रकाश की किरण इस तरीके से जाएगी, मान ले इस बिंदु पर टकराई, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये इसका अभिलंब हो गया। अभिलंब के साथ आपतन कोण I बनता है, तो ये आपतन कोण इधर वायु है, ठीक है भाई, जिसका अपवर्तनांक N1 लिया है, तो और इधर क्या हो गया, माध्यम N2 हो गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये सघन माध्यम हो गया, तो ये प्रकाश की किरण थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और झुककर कुछ इस तरीके से जाकर यहाँ इमेज इसका आई डैश बना लेगी, ठीक है। एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो देखो जो वस्तु इधर रखी गई इसकी दूरी को बोलते हैं U, यहाँ से यहाँ तक की, और जो इमेज इसके लिए इमेज जो बनी है उसकी दूरी को बोला जाता है V, लेकिन यहाँ पर चूंकि आई डैश के लिए बनाया तो मैं इसको V डैश से लिखूंगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा। इसी प्रकार से अब अपन सतह देखते हैं दूसरी, ठीक है। तो दूसरी सतह ये हो गई तुम्हारे पास, इसका नाम क्या हो गया भाई, इसका नाम दे देता हूं AP2, और यहां पर बन गया वापस B, ठीक है। वही वापस इमेज बनाते हैं। अब देख जरा, ऐसी कंडीशन में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इस साइड में होगा, ये मान ले इसका C2 बोल दिया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में होगा, क्योंकि ये सतह की वक्रता इधर है। अब देख, ये जो आई डैश जो इस पहली सतह के लिए प्रतिबिंब बना था, वो दूसरी सतह के लिए किसकी भांति काम करेगा, बिंब की, और कैसा बिंब, आभासी बिंब, ठीक है। तो देखो प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही थी, ऐसे ये इस तरीके से यहाँ पर आई डैश का निर्माण हो रहा था। अब दूसरी सतह से टकराएगी, देखो ये प्रकाश की किरण यहाँ आई, और अगर ये सतह नहीं होती तो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये सतह है तो इस तरीके से जाएगी, तो यहाँ परिणामी इमेज आई बनेगा, ठीक है भाई। तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई तुम्हारे पास R2, इसमें इधर वाली दूरी हो गई R1, ठीक है। और अब ये जो P2 से लेकर V डैश की दूरी है, अब चूंकि देखो ये एक आभासी तुम्हारे पास क्या हो गया, आभासी बिंब हो गया ये, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो बिंब की दूरी हमेशा आभासी बिंब है, तो इसकी दूरी मान ले V डैश, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया भाई, ये तुम्हारे पास हो गया प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाती है, V, तो ये दूरी तो हो गई V, ठीक है भाई, और ये दूरी हो गई V डैश, ठीक है। ये दोनों अलग अलग पढ़ लिया अपन ने। अब यहाँ पर देखो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, यहां से लेकर यहां तक की दूरी U, ठीक है भाई, और ये जो है ना यहाँ से आपके पास आई डैश है, ये जो आई डैश की दूरी रियल में यहां से है, इस जगह से आई डैश की दूरी होगी V डैश,
ठीक है भाई। और जो I बना है इसकी दूरी यहां से यहां तक की क्या हो गई, V हो गई, ये वाली, ठीक है। और ये दूरी हो गई R1, इधर क्या दूरी हो गई R2, ठीक है भाई। ये सेंटर ऑफ आपके पास ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो अब इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखो रियल में हुआ क्या, वापस समझ। ये बिंब था, पहली सतह से अपवर्तन हुआ और प्रकाश की किरण आई डैश पर जाकर मिली। तो रियल में पहली सतह के लिए ये क्या बना, प्रतिबिंब बना। लेकिन चूंकि दूसरी सतह है तो ये जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तव में आभासी बिंब की भांति काम कर रहा है दूसरी सतह के लिए, ठीक है। तो अब जब दूसरी सतह से आएगा तो अपवर्तन और होगा, तो परिणामी किरण यहां निकलेगी, ये किरण निकलेगी नहीं, ये अपन आभास हो रहा है केवल। ये किरण तब महसूस करा रहे जब पहले दूसरी सतह नहीं हो। अब चूंकि दूसरी सतह है तो इसका मतलब ये जो आई डैश बना वो केवल एक बिंब की भांति व्यवहार कर रहा है दूसरी सतह के लिए। तो रियल में आपके पास प्रकाश की किरण आई पर मिली है, तो परिणामी प्रतिबिंब ये बना है, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है, ठीक। इसकी दूरी यहां पर हो गई v, और जो आभासी बिंब है उसकी दूरी v डैश लिए, इसकी u लिए, ठीक है। इसको मैंने अलग अलग दोनों सतहों से यहां बता दिया है। अब इसके बारे में लिख लेते हैं पहले। तो क्या लिखेंगे भाई, क्या क्या बता रखा चित्र में। तो चित्र में क्या लिया भाई, चित्र में एक छोटे द्वारक का और पतला लेंस AB दर्शाया गया है। तो चित्र में छोटे द्वारक, ठीक है। तो अपन ने लिख दिया। इसके बारे में क्या लिखा है, चित्र में एक छोटे द्वारक का पतला उभयोतल लेंस AB दर्शाया गया है, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक N2 है, ठीक है, वो कि N1 अपवर्तनांक के विरल माध्यम में रखा गया है। और लेंस की जो प्रथम और द्वितीय सतह है उनकी वक्रताएं त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 और उनके ध्रुव P1 तथा P2 है। लेंस के सामने U दूरी पर कोई बिंब रखा गया, उसका प्रतिबिंब I जो बनता है उसको दो अपवर्तक सतहों A P1B और A P2B द्वारा समझाया गया है, जो कि अलग अलग यहां समझाया गया, ठीक है। पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इसके डेरिवेशन को देखते हैं आगे। तो चलिए अभी मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आगे का डेरिवेशन। तो अब अपन क्या करते हैं, दोनों अलग अलग सतहों के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है भाई। तो पहले सतह के लिए लगाते हैं। तो यहां ले देता हूं प्रथम सतह। प्रथम सतह कौन सी है आपके पास, A P1B। प्रथम सतह A P1B पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, चलिए भाई अपवर्तन का सूत्र क्या था मैं साइड में लिख देता हूं पहले आपके लिए। N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू आता था N2 माइनस N1 अपॉन R। ये आपके पास अपवर्तन का फॉर्मूला है जो पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। जिसको ये नहीं आता तो वो पिछले लेक्चर से ये देख सकता है, ठीक है। जहां N2 क्या होता था, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या जिसमें अपवर्तित किरणें होती थी, और N1 होता था पहले माध्यम का अपवर्तनांक या जिसमें आपतित किरणें होती थी, ठीक है। U होता बिंब की दूरी, V होता प्रतिबिंब की दूरी, और R होता था उस जो सतह है उसकी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक बेटा। तो बात करते हैं पहले इस सिचुएशन के लिए, पहली सतह के लिए। तो देखो प्रथम माध्यम हो गया वायु जिसका अपवर्तनांक कितना N1, और दूसरा माध्यम क्या हो गया तुम्हारे पास, कांच या बोल सकता हूं लेंस, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक कितना लिया N2। तो चलिए लगा लीजिए दूसरा माध्यम है N2। तो क्या बन जाएगा बेटा, N2 अपॉन इसकी दूरी देख, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है V डैश, N2 अपॉन V डैश, ठीक है। यहां पर सीधा सीधा ये आप ऐसे भी ले सकते हो, N2 अपॉन इसको बोल दूं P1 I डैश, P1 I डैश, ये थोड़ा सा आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा, माइनस N1, N1 की जगह N1 अपॉन अपॉन बिंब की दूरी P1O, P1O, ठीक है, इज इक्वल टू बन गया N2 माइनस N1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है बेटा इसकी, R1 हो गई। तो यहां लिख देता हूं R1, इक्वेशन दे दीजिए इसको 1, ठीक, कोई दिक्कत ना है। अब चलिए दूसरी सतह के लिए। तो द्वितीय अपवर्तक सतह के लिए, द्वितीय सतह कौन सी है, A P2B पर अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। चलिए बेटा अब की बार थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाली सिचुएशन है कि यहां पर देखिए जो द्वितीय सतह है वो इस तरीके से है। तो इधर जो मीडियम है वो N2 है और इधर का जो मीडियम है वो N1 है। तो देखो आपतित किरण इसमें है तो ये आपके पास N1 की जगह होगा और ये आपके पास N2 की जगह होगा। यानी दूसरा मीडियम का जो अपवर्तनांक पहले लिखा जाता है वो N1 लिखा जाएगा, ध्यान रखना।
ठीक है बेटा, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि देखो मैंने N2 कौन सा बोला था, जिसमें अपवर्तित किरण हो, तो अपवर्तित किरण यहां है, ये रही अपवर्तित किरण, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में N1 पहले लिखा जाएगा, तो N1 अपॉन V लिखा जाता, V यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब फाइनल कौन सा है, ये वाला है, तो इसकी दूरी यहां से लेकर यहां तक की V है, जिसको P2 I लिखूंगा मैं, माइनस अब की बार N1 की जगह कौन है, N2 डिवाइडेड बाई बिंब की दूरी। अब चाहे इसके लिए बिंब कौन है, ये है, तो इसकी दूरी कितनी, P2I डैश, ये बात आपको ध्यान रखना, इज इक्वल टू वही वापस N1 माइनस N2 बटा के अंदर आ जाएगा, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, R2 है, ठीक है बेटा। यहां पर चिन्ह परिपाटी नहीं लगाएगा, कोई भी ध्यान रख लेना, चिन्ह परिपाटी लगा दिया आंसर गलत आएगा तुम्हारे पास, इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 2, ठीक बेटा। अब देखो समीकरण 1 और 2 है, दोनों को आपको जोड़ना है, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि लेंस चूंकि बहुत पतला है, तो इस कंडीशन में जो P1 से दूरी नापी जाती है वो की वही दूरी अगर मैं P2 से नापूं तो दोनों सेम ली जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां लिख दूंगा, चूंकि लेंस बहुत पतला है इसलिए P1I डैश अप्रोक्सीमेट हो जाएगा P2I डैश, यानी जो देखो P1I डैश है और जो P2I डैश है दोनों बराबर ले ली जाएगी और दोनों की वैल्यू बराबर ले लिया जाएगा। आपके पास जो P1I डैश है और जो P2I डैश है दोनों को V डैश दिया हुआ चित्र में देख लीजिए, तो V डैश वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है, ये आपको मान रखना है, ठीक है भाई। तो लेंस बहुत पतला है तो P1I डैश अप्रोक्सीमेट टू मैंने ले लिया P2I डैश और इनको सबको किसके बराबर ले लिया, V डैश, ठीक है। लेते हैं समीकरण, अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ठीक है। और जोड़ने पर ध्यान रखना ये वैल्यू आपको नहीं रखनी है, ये जो वैल्यूज है वो इनमें रख देना। तो N2 की जगह N2 लिख दिया मैंने, बटा में P1I डैश की जगह क्या रखूंगा, V डैश, ठीक है भाई, माइनस N1 की जगह N1 और P1O, तो यहां पर बिना चिन्ह परिपाटी के U लिख देंगे, ठीक है। और इज इक्वल टू था, तो उससे पहले देखो LHS का LHS में जोड़ लेते, तो ये वाला भी वैल्यू जोड़ दें, तो प्लस यहां कितना है भाई, N1 डिवाइडेड बाई P2I की हम वैल्यू कितना है, P2 और I, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू की V, या यहां देख लीजिए आप P2I इनके बीच का दूरी कितना है, V है, तो ये V लिख दीजिए, ठीक है। और माइनस की जगह माइनस, और यहां कितना बच रहा है, N2 अपॉन P2I डैश का वैल्यू है V डैश, इज इक्वल टू, यहां देखिए दोनों के अंदर पहले लिख लीजिए, तो यहां इज इक्वल टू कितना बन रहा है बेटा, N2 माइनस N1 अपॉन बन रहा है R1 और इधर बन रहा है प्लस, ठीक है, और कितना बन रहा है N1 माइनस N2 बटा के अंदर आ रहा है R2। कोई दिक्कत नहीं है, जो कट रहा है उसको काटो। तो देख जरा गौर से देख, ये वाली प्लस की वैल्यू है और ये वाली माइनस की वैल्यू कट गई, तो बचा क्या, इस पहले इसको लिख देता हूं, तो दोनों में N1 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में N1 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा, पहले इसको लिख देता हूं 1/V और बाद में लिख देता हूं 1/U इज इक्वल टू, इस जरा इन दोनों में देखिए, अगर मैं यहां माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस जैसे इस जगह कॉमन लूंगा तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां आ जाएगा N2 माइनस N1, और यहां पर भी N2 माइनस N1 है, तो दोनों कॉमन आ जाएगा, तो ले लेता हूं कॉमन, तो N2 माइनस N1, और यहां माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचेगा क्या, ये तो प्लस का बच रहा है 1/R1 और वो बच जाएगा माइनस का 1/R2। मैंने यहां माइनस कॉमन लिया, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब मुझे ये N1 नहीं चाहिए, उधर भेज दें, तो ये N1 यहां बटा के अंदर आ जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा तुम्हारे पास, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू आ गया N2/N1 माइनस N1 में N1 का भाग लग जाएगा, ठीक है, और यहां बच जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। यहां तक समझ में आया, ये कट गया। तो फाइनल रिजल्ट तुम्हारे पास क्या आ गया भाई, फाइनल रिजल्ट मैं रेड कलर से लिख देता हूं, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू बन गया N21, इसको N21 बोलते हैं प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। माइनस यहां बच गया 1, ब्रैकेट लगाकर इधर बच गया 1/R1 माइनस 1/R2। ध्यान रखना मैंने पूरे डेरिवेशन में कहीं पर भी चिन्ह परिपाटी नहीं लगाई है, अगर चिन्ह परिपाटी लगा दी तो ये आंसर नहीं आएगा। समीकरण दे दे इसको 3। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, अभी इसको और आगे बढ़ाना है, तो इससे पहले ये आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। राइट डाउन कर लो इसको, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, समीकरण 3 सबको याद रखनी है, ऊपर का मैं मिटा रहा हूं।
तो भाई जो समीकरण 3 आई है उससे अब आप आगे बढ़ेंगे। तो समीकरण 3 में गौर से देखिए आप लोग, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू आ रहा है n2 1 -1 और ब्रैकेट में आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। जहां सारी चीजें आपको पता है क्या क्या है। देखो v हो गया प्रतिबिंब की दूरी, u हो गई बिंब की दूरी, n21 क्या होता है जिसका मान होता है n2/n1 जो का पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, और यहाँ r1 r2 इनकी पहली और जो दूसरी सतह है उनकी वक्रता त्रिज्याएं हैं। ठीक है भाई, अब जरा गौर से देख, अगर ये बिंब इस सिचुएशन के लिए अनंत पर होता, यानी u का मान इंफिनिटी ले लेता मैं, तो आपने इसके लिए पढ़ रखा है सिचुएशन में 10th क्लास में कि अगर बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है। कहां पर बनता है, फोकस बिंदु। तो अनंत पर हो तो ये सिचुएशन ले लूंगा विशेष स्थिति, यदि बिंब अनंत पर हो, अनंत पर स्थित हो तो क्या बनता भाई, बिंब अनंत पर है तो u का मान कितना ले लेंगे, इंफिनिटी, और उस समय प्रतिबिंब बनता है फोकस पर तो v का मान कितना हो जाएगा, प्लस का f हो जाएगा, यानी फोकस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये मान रखने पर अतः समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में वैल्यू रखो, 1/v का मान कितना रख बेटा, इंफिनिटी, माइनस 1/u का मान इंफिनिटी, सॉरी v का मान f रख दिया, माइनस 1/इंफिनिटी हो गया, इज इक्वल टू n21 माइनस 1/r1। ठीक है, माइनस 1/r2 ले लिया, तो ये तो हो गया 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो फाइनल रिजल्ट आ गया 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस, यहां पर हो गया माइनस का 1 और ब्रैकेट में आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। ये रिजल्ट तुम्हारे पास आया, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये IMP। ठीक है, इसको याद रखना, इसको बोला जाता है लेंस मेकर सूत्र, जो कि आपका डेरिवेशन का नाम है। तो ये है समीकरण 4, लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। ठीक है भाई, इसका नाम लेंस मेकर क्यों पड़ा ये आप समझिए। देख इसमें जरा गौर से देख, ये क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, ये प्रथम सतह की त्रिज्या, दूसरे सतह की त्रिज्या, और ये क्या हो गया, फोकस दूरी किसकी, लेंस की। तो लेंस मेकर यानी इसके द्वारा, यानी इस समीकरण की सहायता से आप n2 के भिन्न भिन्न मान रखकर, r1 के भिन्न भिन्न मान रखकर एक फोकस दूरी का मान निकाल सकते हो, और उसके आधार पर आप भिन्न भिन्न फोकस दूरियों के लिए लेंस का निर्माण कर सकते हो। यानी इस समीकरण के द्वारा आप अलग अलग फोकस दूरियों के लेंस का निर्माण कर सकते हो, किसके आधार पर, r1 r2 और n21 के अलग अलग मान रखकर, इसीलिए इसे बोला जाता है लेंस मेकर सूत्र। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। अब इसके लिए जो रिजल्ट आना था, लास्ट रिजल्ट वो देख लेते हैं। तो समीकरण 3 और 4 तुम्हारे पास रखी गई है, तो 3 और 4 को गौर से देखोगे तो RHS जो है वो दोनों में सेम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में सेम है। तो जब दोनों में सेम है तो समीकरण 3 और 4 से क्या लिख सकता हूं, 3,4 से क्या लिख सकता हूं, LHS भी दोनों के समान होंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जरा गौर से देखिए ये क्या बन गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास रिजल्ट बना है लेंस सूत्र का, या फिर बोल सकते हैं लेंस समीकरण, जो कि दर्पण समीकरण बनाई थी पहले, उसमें प्लस आया था यहां पर, और यहां आएगा इसमें माइनस। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो लास्ट फाइनल रिजल्ट आपका ये था, और इसके आधार पर अगले लेक्चर में अपन इन फॉर्मूलों के आधार पर न्यूमेरिकल करेंगे ढेर सारे। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट याद रखना। इसी के साथ एक रिजल्ट और मैं बता देता हूं आवर्धन का। लेंस के लिए आवर्धन m का फॉर्मूला, तो m बराबर होता है वही प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर, देखो दर्पण में आया था -v/u, यहां पर आएगा प्लस का v/u। ये कैसे आया, दिमाग मत लगाना, बस आपको रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन अपने काम का नहीं है, इसी से आ जाता है वैसे। ठीक है, तो यहां तक का पूरा आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले लेक्चर में अपन इससे संबंधित बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक जिसको कुछ समझ में, जिसको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, और इसको नोट डाउन कर लीजिए।